नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं रजनी सेन। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलके फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की रखी आधारशिला। पीएम ने ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी किया उद्घाटन। बिहार के सभी 45,945 गांव जुड़ेंगे ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से। राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल सदन में दुर्व्यवहार के मामले में विपक्ष के 8 सदस्यों को 1 सप्ताह के लिए किया निलंबित। उपसभापति के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को भी किया खारिज। कल सदन के वेल में आकर कुछ सदस्यों द्वारा उपसभापति को धमकाने को बताया काला दिवस। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में 3 मंजिला इमारत गिरने से करीब 10 लोगों की मौत, कई घायल, करीब 3 दर्जन लोगों को बचाया गया। वहीं कई लोग अब भी मलबे में फंसे। एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्य में जुटी। प्रधानमंत्री ने घटना पर जताया दुख, कहा प्रभावितों को मिलेगी हर संभव मदद। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना की 12 लाख से अधिक जांच हुई। अब तक कुल 6 करोड़ 37 लाख से ज्यादा किए जा चुके हैं परीक्षण। अब तक करीब 44 लाख से ज्यादा कोरोना रोगी हो चुके हैं स्वस्थ। रिकवरी दर बढ़कर हुई 80% से अधिक। मृत्यु दर घटकर हुई 1.60%। करीब 6 महीनों के अंतराल के बाद आज से कुछ राज्यों में फिर से चरणबद्ध तरीके से खुले स्कूल। शुरुआत में सिर्फ उच्च कक्षाओं के छात्रों को स्वैच्छिक रूप से स्कूल जाने की अनुमति, लेकिन कंटेनमेंट जोन में स्कूल रहेंगे बंद। ताजमहल और बोधगया में महाबोधि मंदिर जैसे कुछ स्मारक आज से पर्यटकों के लिए दोबारा खुले। और भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध पर आज मालडो में कोर कमांडर स्तर के 6ठे दौर की बातचीत। पूर्वी लद्दाख में तनाव घटाने पर सहमत 5 सूत्रीय एजेंडा को अमल पर लाने के लिए प्रयासों पर हो सकती है बातचीत। मिड डे प्राइम में सबसे पहले बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। जिन 9 राजमार्ग परियोजनाओं का आज शिलान्यास हुआ, उनमें 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिन पर 14,258 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन सड़कों के निर्माण से बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा, संपर्क बेहतर होगा और बिहार और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। बिहार सहित पड़ोसी राज्यों झारखंड और उत्तर प्रदेश में लोगों और सामानों की आवाजाही आसान हो जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी आज उद्घाटन किया, जिसके तहत बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ये परियोजना दूरसंचार विभाग, सूचना और तकनीकी मंत्रालय और सामान्य सेवा केंद्रों के संयुक्त प्रयास से क्रियान्वित होगी। इस परियोजना से ई शिक्षा, ई कृषि, टेलीमेडिसिन, टेलीविधि सेवाओं सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं बिहार के प्रत्येक नागरिक से सिर्फ 1 क्लिक दूर होंगी। इस योजना के तहत 1000 दिनों में देश के 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी के सुशासन में दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर भी तेजी से काम होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच जाएंगे। देश भर में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ऑनलाइन जोड़े गए हैं। अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ देश आगे बढ़ रहा है। जब गांव-गांव में तेज इंटरनेट पहुंचेगा तो गांव में पढ़ाई आसान होगी। गांव के बच्चे, हमारे ग्रामीण युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक, तकनीक तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने आज बिहार में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिसके चलते अब बिहार जो है विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा। और आज की अगर बात करें आज की परियोजनाओं की, तो बिहार के लिए निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक दिन है, जहां केंद्र सरकार ने बिहार को सौगात दी है। पीएम ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आज आधारशिला रखी, ताकि बिहार बाकी क्षेत्रों से कनेक्ट हो सके। 9 परियोजनाओं में 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण होगा, जिससे बिहार के गांव, बिहार के शहर, देश के अन्य जगहों से, क्षेत्रों से, गांव से, शहरों से जुड़ सकें। इस परियोजना पर 14,258 करोड़ रुपए की लागत आएगी। एक बड़ी परियोजना है, बड़ा राहत पैकेज या बड़ा विकास पैकेज जिसे कह सकते हैं, जिससे विकास के पथ पर बिहार अग्रसर हो सकेगा। सड़कों के निर्माण से बिहार के विकास को बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से सड़कें जो हैं वो कनेक्टिविटी, जोड़ने का, संपर्क का माध्यम है, और बिहार अब संपर्क के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। संपर्क बेहतर होगा, जिससे बिहार और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि में तेजी आएगी। निश्चित रूप से संपर्क जब बेहतर होगा तो उद्योग धंधों को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कनेक्टिविटी से रोजगार आगे बढ़ेगा। पड़ोसी राज्यों में लोगों और सामानों की आवाजाही आसान होगी। एक तरीके से पूरे बिहार को देश के अन्य राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से कनेक्ट करने की जो कोशिश है, उसमें ये एक अहम भूमिका निभाएगा। और दूसरा जो है, बिहार जो डिजिटल क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का भी आज उद्घाटन किया है। एक तरीके से बिहार में आज डिजिटल क्रांति का जो है वो शंखनाद हुआ है, उसकी आधारशिला आज रखी गई है। बिहार के सभी 45,945 गाँव को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो एक तरीके से आत्मनिर्भर और डिजिटल भारत की तरफ बढ़ता बिहार नजर आएगा। बिहार का डिजिटल क्रांति की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। बिहार के गांव भी अब डिजिटल होंगे, डिजिटल सेवाओं से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आधारभूत विकास की जो ज़रूरतें हैं, उनको किस तरीके से ये परियोजनाएं पूरा करेंगी, ये आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। और इस पर और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण जुड़ रहे हैं। अरुण, आज बिहार में एक पंथ दो काज हुए हैं। अरुण, डिजिटल क्रांति की भी नींव रखी गई है, और जिस तरीके से यातायात, परिवहन और विकास के मार्ग पर बिहार को लाने की कोशिश की गई है, वो निश्चित तौर पर बिहार की छवि, बिहार के स्वरूप को बदलने के लिए एक मयार साबित हो सकता है। की बात की जाए, ये बहुत ही हिस्टोरिक इस लिहाज से है क्योंकि ये हाईवे प्रोजेक्ट के 2 सूत्रीय काम है। सबसे पहले इस हाईवे प्रोजेक्ट का जो फोकस है वो ये कि कैसे छोटे गांव को, कस्बों को एक ऐसा नेशनल हाईवे तक की कनेक्टिविटी मिल सके। दूसरा, कैसे जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ यानी इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को कैसे बढ़ावा दिया सके। अगर आज की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस एक तो हाईवे पर था और दूसरा हाईवे के ऊपर था। हाँ, लेकिन अगर हाईवे की बात की जाए तो 2015 में जो एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया था बिहार के लिए, उसमें 54,000 करोड़ के आसपास बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर रखे गए थे, जिसमें से 13 के आसपास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और अन्य जो 38 के आसपास जो प्रोजेक्ट रह गए हैं वो अन्य कई फेजेस के अंदर हैं जो जल्द से जल्द पूरे करते हुए दिखाई देंगे।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये आता है कि आप देखिए जो नेशनल हाईवे नंबर 30 है, नेशनल हाईवे नंबर 31 है, आप पटना का जो रिंग रोड का जो सर्कल है उसको डेवलप करके 6 लेन का करने के लिए सरकार आगे जा रही है। यानी कि केवल नेशनल हाईवे जो 9 हाईवे की जो शिलान्यास किया गया है, इसके अतिरिक्त आप देखिए जो एमजी जो ब्रिज है उसके बिल्कुल बगल में एक तरह से 6 लेन का एक तरह से एक एडिशनल ब्रिज को बनाया जाएगा और जो कि 14 किलोमीटर लंबा होने जा रहा है। तो पुलों के माध्यम से, ब्रिजेस के माध्यम से फोकस इस बात पर है कि कैसे वाटर मैनेजमेंट करते हुए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जा सके, जिससे नंबर 1 टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके और दूसरी बात एक बेहतरीन कनेक्टिविटी भी वहां पर लोगों को मिल सके। बिल्कुल अरुण, निश्चित तौर पर मौजूदा दौर में बिहार की जो छवि है कहीं ना कहीं आपदाओं का सामना करते, बाढ़ से जूझते एक ऐसे राज्य की छवि है जो विकास के मार्ग पर बढ़ना तो चाहता है, लेकिन जितनी तेज गति से उसे बढ़ना चाहिए वो शायद अब तक मुमकिन नहीं हो सका। आज जो आधारशिला रखी है प्रधानमंत्री ने, उसमें जो गाँव की छवि है, क्योंकि बिहार की आत्मा उसके गाँव है, तो गाँव को जिस तरीके से डिजिटल क्रांति की तरफ मोड़ने के लिए जो कदम उठाया है, खासकर युवाओं को, वहाँ के किसानों को, वहाँ की गृहिणियों को, अपने आप में ये एक महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, ये एक तरह से दूसरी योजना है जो कि नेशनल लेवल की योजना है, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जो मत्स्य संपदा योजना था कि उसको भी प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार से शुरू किया था कि फिशरीज सेक्टर को कैसे बढ़ावा मिल सके। अब जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगले 1000 दिन के अंदर अंदर जो देश के जो तमाम गांव यानी कि लगभग 6 साढ़े 6 लाख जो गांव हैं, वहां तक एक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचती हुई दिखाई दे, और वो भी ऑप्टिकल फाइबर यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचती हुई दिखाई दे। अब इसकी शुरुआत एक तरह से बिहार से हुई है। 46,000 जो विलेजेस हैं वो सीधे तौर पर इसका फायदा होता उनको दिखाई देगा। मार्च 2021 तक ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से होता हुआ दिखाई देगा, जिसके तहत हर गांव के अंदर वाईफाई राउटर्स और वाईफाई को इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी गांव में, चौपाल में और ओपन एरियाज जो विलेज के होते हैं वहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके, जिसका खर्चा भी सरकार उठाएगी। दूसरी बात कि कैसे घर घर तक जो ब्रॉडबैंड या फिर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी है वो लोगों के घरों तक पहुंच सके। हम जानते हैं कि दुनिया भर के अंदर सबसे जो सस्ता इंटरनेट है वो आज की तारीख में भारत में मिलता है, यानी कि $1 से भी कम का, यानी कि आपके आधे डॉलर से भी कम का जो इंटरनेट है पर जीबी डेटा की अगर बात की जाए वो भारत में मिलता है। अब एक तरह से जो बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। हम जानते हैं कि लगभग हमारे देश के अंदर 50 से 60 करोड़ के आसपास स्मार्टफोन यूजर्स हैं, 70 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, फिर मोबाइल यूजर्स हैं। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन की बात की जाए अब तो वो भी लगभग 60 से 70 करोड़ के आसपास है। तो कैसे अब हाई स्पीड इंटरनेट को विलेजेस तक लेकर के जाया जा सके, जिससे कि वो भी ऑनलाइन एजुकेशन हो, टेलीमेडिसिन हो, इस तरह की जो सुविधा इनका फायदा उठा सके। निश्चित तौर पर आज बिहार को विकास के मार्ग पर अग्रसर करने की आधारशिला प्रधानमंत्री ने वहां रखी है, और ये परियोजनाएं अगर सही रूप में क्रियान्वित होती हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की छवि जरूर बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इससे तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के मॉनसून सत्र का आज 8वां दिन है। आज राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सबसे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने कल उच्च सदन में विपक्ष के सदस्यों द्वारा किए गए व्यवहार पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि कल का दिन काला दिवस की तरह है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को उपसभापति पर दबाव डालने का कोई अधिकार नहीं है। It was really a bad day for Rajya Sabha. Some members came to the well of the house. Some members came to the well of the house. They also throwed papers. They have wrenched the mic of the deputy chairman. They have hurled some papers on the deputy chairman. They abused the deputy chairman also, according to the deputy chairman. And then there was lot of rule book also was thrown on him. और राज्यसभा में शून्यकाल के बाद सभापति के सामने उपसभापति के विरुद्ध लाए गए प्रस्ताव और सत्ता पक्ष के द्वारा 8 सांसदों के खिलाफ सदन में नियमों के विरुद्ध व्यवहार करने के प्रस्ताव पर सभापति ने अपना फैसला दिया। सभापति ने अपने फैसले में उपसभापति के खिलाफ प्रस्ताव को नियमों के अनुकूल न होने और उपयुक्त फॉर्मेट में न होने के कारण खारिज कर दिया। साथ ही सत्ता पक्ष के प्रस्ताव की सांसद डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजू सत्ताव, के राजेश, रिपुन वोरा, जोला सेन, सईद नजीर हुसैन और इलामारा करीम ने कल सदन में नियमों के विरुद्ध जो व्यवहार किया था उस पर सभापति ने अपने फैसले में कहा कि इन सभी 8 सदस्यों को 1 सप्ताह या सत्र के बचे हुए समय तक के लिए निलंबित किया जाता है। The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of
the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair and their grossly disorderly conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august house and causing insult to the office of the deputy chairman yesterday. Thereafter, Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K.K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Musdera Sen, Elmaram Karim are suspended for the period of 1 week for the remaining part of the current session. और आज 4 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और राज्यसभा में कल जो सदस्यों ने दुर्व्यवहार किया था, इसके लिए 8 सदस्यों का निलंबन किया गया है और आज भी 4 बार सदन की जो कार्यवाही है वो स्थगित की गई थी और उसके बाद जब दोबारा बैठक शुरू हुई तो पूरे ही दिन के लिए जो है वो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और इस बात पर और जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता कुमार आलोक से। आलोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, निश्चित रूप से सदन की कार्यवाही में बाधा डाली कल सदस्यों ने, उन्हें आज निलंबन झेलना पड़ा है। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा के तौर पर इसे देखा गया है और उन्हें निश्चित तौर पर इस सजा को स्वीकारना चाहिए। कुमार आलोक हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं इस विषय पर बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और महाराष्ट्र में ठाणे के भिवंडी में आज नारपोली पटेल कॉम्प्लेक्स में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से अब तक 10 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 11 लोग घायल हैं, जिनका पास के अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब तक 35 से ज्यादा लोगों को मलबे से बाहर निकाला जा चुका है। वहीं कुछ लोगों के अभी मलबे में फंसे होने की आशंका है। NDRF की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। और महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत ढहने से लोगों के मरने की घटना बेहद दुखद है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है, दुख की इस घड़ी में पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। स्थानीय अधिकारी बचाव और राहत कार्यों में जुटे हैं, ये राष्ट्रपति जी ने ट्वीट किया है और घायलों और मृतक व्यक्तियों के प्रति अपनी संवेदनाएं जताई हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र के भिवंडी में इमारत ढहने से वे दुखी हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। बचाव अभियान चल रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। और आज भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल मोल्डो सीमा चौकी पर चीन के मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की 6ठी वार्ता हो रही है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों को पीछे हटाना और तनाव घटाने पर बनी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। और देश भर में कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच लॉकडाउन में थम सी गई जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए तमाम सावधानियों के बीच गतिविधियों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। इसी क्रम में पंजाब और जम्मू में आज से आंशिक रूप से स्कूलों को खोलने की पहल की गई है। पंजाब सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को स्वेच्छा से स्कूल जाकर शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने की इजाजत दी है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 8 सितंबर को जारी मानक संचालन प्रक्रिया के तहत स्कूल जाने के लिए माता पिता या अभिभावक से लिखित सहमति की जरूरत होगी। उधर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी सरकारी और निजी स्कूल 6 महीने के बाद आज आंशिक रूप से खुल गए हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं।
9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए दिशा निर्देशों के साथ आंशिक रूप से इन स्कूलों को आज से खोल दिया गया है। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति स्वैच्छिक होगी और वे अपने अभिभावक की अनुमति से ही स्कूल आएंगे। वहीं हरियाणा में भी आज से स्कूल खुल गए हैं, साथ ही गुवाहाटी में स्कूल भी खुल गए हैं। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने ताजमहल को फिर से खोलने का फैसला किया है। कोरोना महामारी के कारण ताजमहल को 17 मार्च से बंद कर दिया गया था। सैलानियों को संक्रमण के खतरे से बचाने के लिए 2,500 हजार की संख्या में 2 शिफ्ट में प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना वायरस के चलते 17 मार्च से बंद किए गए ताजमहल और आगरा किला को 188 दिन के बाद सोमवार को पर्यटकों के दीदार के लिए खोल दिया गया है। करीब 6 महीने की बंदी के बाद सोमवार से खोले गए ताजमहल और आगरा किला स्मारक में कई व्यवस्थाएं बदली गई हैं। कोरोना काल में स्मारकों पर कैशलेस व्यवस्था लागू कर पर्यटकों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्मारकों के दीदार के दौरान मास्क और 2 मीटर की शारीरिक दूरी का पालन भी कराया जा रहा है। ताजमहल स्थित सभी स्मारकों में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने टिकट काउंटरों पर QR कोड स्कैन कर टिकट लेने की सुविधा दी है, तो वहीं वेबसाइट से पर्यटक ऑनलाइन टिकट खरीदकर ताजमहल और आगरा किला जा सकते हैं। पर्यटकों के लिए सोमवार से खोले गए मोहब्बत के प्रतीक ताजमहल को देखने के लिए सुबह से ही सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। करीब 6 महीने तक बंद रहे ताजमहल को देखने की हसरत लिए सैलानी एक दिन पहले ही आगरा पहुंच गए थे और सोमवार को सैलानी भोर की किरणों के साथ प्रेम की निशानी ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचना शुरू हो गए थे। ताजमहल और आगरा किले के प्रवेश द्वार पर पर्यटकों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज की जा रही है। इसके बाद थर्मल स्क्रीनिंग करके ही सैलानियों को प्रवेश दिया जा रहा है। काफी लंबे समय के बाद ताज के दीवाने मोहब्बत की निशानी का दीदार करते हुए बहुत खुश नजर आ रहे हैं। I'm very happy to be here today in the reopen because we were waiting for so long to see Taj Mahal. ताजमहल और आगरा किला खुलने से पर्यटन उद्योग को भी अब बड़ी आस जगी है। होटल उद्योग, पच्चीकारी, गाइड और ताजमहल के आसपास दुकान लगाने वाले दुकानदार भी अपनी अपनी दुकानें खोलकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खुशी है कि 6 महीने के बाद खुला है, एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है। और जो आगरा का जो पर्यटन जगत, जो पर्यटन उद्योग है, वो पूरी तरीके से ताजमहल पर निर्भर है और अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में फिर से पुरानी स्थिति वापस आएगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए नियमों के तहत ताजमहल में एक दिन में 5,000 पर्यटक 2 चक्र में ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। वहीं आगरा किला का 2,500 सैलानी ही अवलोकन कर सकेंगे। ताजमहल में शाहजहां और मुमताज की कब्र वाले मुख्य गुंबद में एक बार में केवल 5 पर्यटक ही अंदर जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण के कारण सैलानियों की सुरक्षा जांच केवल मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर से की जा रही है। आगरा से सज्जन सागर के इनपुट्स के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पर्यटक फिर से कर पाएंगे ताजमहल का दीदार। और आगे बढ़ते हैं। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की बदौलत बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 43,96,399 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी दर बढ़कर 80.12% हो गई है। देश में कोविड मृत्यु दर घटकर 1.60% रह गई है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 साल पूरे हो रहे हैं। बीते 2 साल में 12 करोड़ से ज्यादा ई कार्ड बने, वहीं 1 करोड़ 26 लाख लोगों को इलाज मिला। PMJ के तहत कोविड मरीजों का भी इलाज हुआ है। इस योजना के तहत 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। पेश है एक रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 2 साल पूरे हो रहे हैं। बीते 2 साल में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ 26 लाख लोगों ने देश भर के अस्पतालों में करीब 15 करोड़ से ज्यादा रुपए के निःशुल्क इलाज का लाभ उठाया है। इसमें 52% लोगों ने निजी अस्पतालों में इलाज कराया है। निजी अस्पतालों समेत 23,000 से ज्यादा अस्पतालों को अभी तक इस कार्यक्रम के तहत लाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 12 करोड़ से ज्यादा ई कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक 32 राज्य इस योजना में शामिल हुए हैं।
इस योजना के तहत केरल, दमन दीव, गोवा, गुजरात, मिजोरम, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक ने सबसे अधिक संख्या में इलाज मुहैया कराया है। पिछले 2 वर्षों में आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.25 करोड़ से अधिक इलाज किए गए हैं और 23,000 से अधिक अस्पतालों ने इसमें भागीदारी की है। इस समय जब देश कोविड की महामारी में फंसा हुआ है, आयुष्मान भारत के अंतर्गत हजारों परिवारों को ट्रीटमेंट और टेस्टिंग के लिए सहायता दी गई है। लोगों ने इस योजना के तहत सबसे अधिक हड्डी रोग, हृदय रोग, कैंसर, नवजात शिशु रोग, घुटने का प्रत्यारोपण और मूत्र रोग के लिए इलाज कराया है। भारत सरकार की यह योजना उन गरीबों के लिए बड़ी ही जीवनदायिनी है या अमृत के समान है, जो उनके जीवन को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। इसलिए मैं तहे दिल से भारत सरकार की इस योजना के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को कोरोना वायरस के निःशुल्क जांच और इलाज की सुविधा दी है और अभी तक कोविड महामारी के दौरान 2,24,000 लोगों के जांच हुए हैं और 28,812 लोगों का इलाज हुआ है। अब तक पोर्टेबिलिटी यानी एक राज्य के मरीज दूसरे राज्य में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या 1,25,000 से अधिक है। इसके अलावा 63 लाख लोगों ने कॉल सेंटर पर कॉल करके इस योजना के बारे में जानकारी हासिल की है। 20 लाख लोगों ने मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया है। 91% से ज्यादा लाभार्थी आधार के जरिए सत्यापित हुए हैं। 2 साल से भी कम समय में 1 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों का इलाज कराना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बड़ी उपलब्धि है। ये योजना गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए चलते हैं अजय मिश्रा के पास। धन्यवाद रजनी। और शुरुआत करते हैं बाजारों से ही। शुरुआत तो जो गिरावट की हुई थी बाजार की, वो और भी ज़्यादा गहराती हुई नजर आ रही है। अगर इस वक्त हम बात करें तो जो मार्केट है यानी निफ्टी की बात करें तो वो 100 अंक से ज़्यादा 102 अंक नीचे, और सेंसेक्स 38,553 पहुँच चुका है और ये 291 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। सोमवार के कारोबार के पहले दिन जो BSE है वो 33 अंक नीचे गिरा था और निफ्टी 11,500 के स्तर पर खुला था। लेकिन अब ये जो गिरावट है वो गहराती जा रही है। वायदा बाजार में IT शेयरों में तेजी दिखाई दी। HCL के शेयर 4% बढ़े। इसके अलावा टेक महिंद्रा और इन्फोसिस के स्टॉक्स में भी 3% से ज़्यादा की बढ़त दिखाई दी, जबकि ऑटो शेयर्स में दबाव दिखा। निफ्टी में टाटा मोटर्स और मारुति के स्टॉक्स में 3% की गिरावट हुई। निफ्टी में टॉप लूजर्स हिंडोल्को और भारतीय इन्फ्राटेल के शेयर भी शामिल हैं। ऐसे में आपको समझना होगा कि ये जो बाजार है ये इन्वेस्टमेंट करने की इस वक्त जगह है या नहीं। और इसके बाद हम बात करते हैं कच्चे तेल की, जिसमें आज गिरावट देखी गई है और इसका असर भारत में भी दिखाई दिया है। आज भारत में जो डीजल और पेट्रोल के दाम है उसमें कमी आई है। डीजल के दाम जो है 14 से 15 पैसे कम हुए हैं, जबकि पेट्रोल के दाम स्थिर रहे हैं। आपको बताएं कि जो दुनिया भर में जो कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो अनिश्चितता का माहौल है, उसकी वजह से जो ब्रेंट क्रूड और US यानी अमेरिका में कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो लगातार गिर रही हैं, जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा कि बहुत ज़्यादा अनिश्चितता की वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दिए थे बीते दिनों में, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये समझने की बात है कि जो ऑयल एंड गैस है या फिर जो दूसरे मार्केट्स हैं उन पर निगाह रखने की ज़रूरत है। अगर सोने और चांदी की बात करें तो आज वायदा बाजार में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन खरीदारी का माहौल सोने चांदी में है या नहीं, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। जानकार ये मान रहे हैं कि जो सोने की कीमत है वो 48,000 के आसपास आ सकती है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल आज के बिजनेस प्राइम में सिर्फ इतना ही। शुक्रिया अजय, अर्थ जगत की खबरों से हमें जोड़ने के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी की मार झेल रही है और संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
दुनिया भर में कोरोना के अब तक 3,21,09,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा दुनिया में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की जो संख्या है वो 9,64,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इस महामारी के कारण अमेरिका सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 70 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है, जबकि 2,04,000 से ज्यादा लोग इस महामारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। और कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित है और यहाँ पर संक्रमितों की जो संख्या है वो 70 लाख को पार कर चुकी है। अमेरिका में 2,04,000 से ज्यादा लोग। और स्पेन की अगर बात करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में रविवार को स्थानीय लॉकडाउन को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मैड्रिड के कम समृद्ध क्षेत्रों में स्थानीय लॉकडाउन का सामना कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बेहतर स्वास्थ्य प्रावधानों की मांग करने के साथ साथ अधिकारियों द्वारा भेदभाव की शिकायत भी की। गौरतलब है कि मैड्रिड की क्षेत्रीय सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि 6 जिलों के बीच आवाजाही आज से प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि लोग अब भी काम पर जा सकेंगे। इस घोषणा से करीब 8.5 लोग प्रभावित होंगे। खास बात यह है कि लॉकडाउन मुख्य रूप से निम्न आय वाले क्षेत्रों में लगाया गया है, जहां पर अप्रवासी लोगों की संख्या ज्यादा है। रविवार को लॉकडाउन से प्रभावित 37 जिलों में से 12 जिलों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये लॉकडाउन अनुचित है क्योंकि ये अन्य संपन्न इलाकों की तुलना में उन्हें ज्यादा प्रभावित करेगा। प्रदर्शनकारियों ने साथ ही ये भी कहा कि इसके कारण लोगों को रोजगार की समस्या तो होगी ही, साथ ही ये अप्रवासियों के साथ भेदभाव को भी बढ़ावा देगा। और स्पेन में भेदभाव करने का आरोप इन प्रदर्शनकारियों ने लगाया है और ये भी बताया कि अप्रवासियों के साथ भेदभाव होगा। और अमेरिका आज ईरान के परमाणु मिसाइल और हथियार कार्यक्रमों में शामिल 2 दर्जन से ज्यादा लोगों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। संयुक्त राष्ट्र में अपने सहयोगियों के विरोध के बावजूद अमेरिका ने तेहरान के खिलाफ फिर से प्रतिबंध बहाल करने का फैसला किया है। अमेरिका के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि अमेरिका को ये फैसला इसलिए लेना पड़ा कि ईरान संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर अमल करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि ईरान अस्थिरता पैदा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ईरानी लोगों को एक ऐसी सरकार मिले जिसके वे हकदार हैं। और अब देखते हैं खेल की दुनिया की खबरें। और खेल की दुनिया की खबरों से हमें रूबरू करा रहे हैं गौरव। शुक्रिया रजनी। खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग की खबरों के साथ, जहां गत विजेता लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में लगातार दूसरी जीत हासिल की। रविवार को खेले गए मुकाबले में लिवरपूल ने चेल्सी को 2-0 से हराने में सफलता पाई। पहले हाफ के अंतिम पलों में चेल्सी को उस समय बड़ा झटका लगा जब डिफेंडर आंद्रेस क्रिस्टेंसेन को रेड कार्ड दिखाए जाने के कारण मैदान से बाहर जाना पड़ा। 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही चेल्सी दूसरे हाफ में पूरी तरह से दबाव में दिखाई दी। सादियो माने ने 50वें मिनट में फर्मिनो के पास पर गोल कर टीम को 1-0 से आगे कर दिया। इसके 4 मिनट बाद ही माने ने एक और गोल करके लिवरपूल को 2-0 से आगे किया। इसके बाद मुकाबले में कोई और गोल नहीं हो सका और लिवरपूल ने मैच को अपने नाम किया। वहीं दूसरे मुकाबले की बात करें तो टॉटनहैम हॉटस्पर्स ने इंग्लिश प्रीमियर लीग में पहली जीत हासिल कर ली है। टॉटनहैम ने रविवार को साउथहैम्पटन के खिलाफ एक गोल से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुकाबले को 5-2 से जीता। स्पर्स की जीत में सन ह्यूंग मिन ने अहम भूमिका निभाते हुए 4 गोल करने में सफलता पाई। साउथहैम्पटन की तरफ से डैनी इंग्स ने 32वें मिनट में गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। हालांकि सन ह्यूंग ने पहले हाफ का खेल खत्म होने से ठीक पहले बराबरी का गोल कर दिया। इसके बाद दक्षिण कोरियाई स्ट्राइकर सन ह्यूंग मिन ने 47वें, 64वें और 73वें मिनट में गोल करके टीम को 4-1 से आगे कर दिया। 82वें मिनट में हैरी केन ने स्पर्स के लिए 5वां गोल करने में सफलता पाई। मैच खत्म होने से कुछ देर पहले डैनी इंग्स ने साउथहैम्पटन के लिए दूसरा गोल किया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी और टॉटनहैम ने मुकाबले को 5-2 से अपने नाम कर लिया। फुटबॉल के बाद बात करते हैं टेनिस की, जहां शीर्ष वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। हालेप ने रविवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में स्पेन की कारवाइन मुगुरुजा को 6-3, 4-6, 6-4 से मात दी।
फाइनल में पहुंचने के साथ ही उन्होंने लगातार तीसरे WTA खिताब की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। हालेप का अब फाइनल में सामना चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। प्लिस्कोवा ने अपने ही देश की मार्केटा वोंड्रोजोवा को 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। तो ये थी खेल जगत की तमाम खबरें। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रजनी के पास। शुक्रिया गौरव, खेल की खबरों से हमें जोड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।